नमस्कार। बच्चों, आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ समझेंगे, जो कि मौखिक हमारे प्रश्न हैं 1 to 9 हैं। जो कि हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक का अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसका आंसर हुआ कि अग्रिम दल का जो नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा। इसका आंसर है, सागरमाथा शब्द से तात्पर्य है सागर के माथे के समान तथा एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थानीय नाम था, इसलिए लेखिका को यह नाम पसंद आया। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। आंसर इसका है, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। प्रश्न नंबर मौखिक का 4 है हमारा, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। तो इसका आंसर है, हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई और 4 इसमें घायल हुए। प्रश्न नंबर मौखिक का 5, मृत्यु के अवसाद को लेकर देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। आंसर, 1 शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर, अवसाद मीन्स दुख को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो मतलब यहाँ कर्नल खुल्लर ने यही समझाया था कि इतने बड़े अभियान में मतलब काफ़ी खतरे आएंगे और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, तो वो भी हमें स्वीकारनी चाहिए। प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, रसोई सहायक की मृत्यु किस प्रकार हुई। इसका आंसर है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी और हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, जो हर समय मतलब कभी भी मौसम बदल रहा है, तो इस तरह अनियमित जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, जो रसोई में एक सहायक के पद पर काम करता था। प्रश्न नंबर जो हमारा 7 है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। इसका आंसर है, कैंप 4 साउथ कॉल में 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया। तो इसका जो आंसर है, लेखिका ने जब साउथ कॉल के बेस कैंप में शेरपा कुली को देखा तो उन्होंने उसे अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और यह मेरा पहला अभियान है। मतलब उन्होंने यह बताया कि मैं नई सीखने वाली हूँ, जो एवरेस्ट शिखर पर मैं चढ़ाई करने जा रही हूँ, ये मेरा पहला ही अभियान है और मैं नई सीखने वाली हूँ। प्रश्न नंबर हमारा मौखिक का 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। इसका आंसर है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़ हुए संसार में एकदम भिन्न होगा। जैसे कि जो आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आप पहली भारतीय एवरेस्ट पर्वतारोही बनी हो, तो आपको पहले जो आप जानते थे उससे आपको लोग अधिक जानेंगे और आपको बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम ये तुम्हारा जो समय है वो बिल्कुल भिन्न होगा। अब हैं लिखित हमारे प्रश्न का वाले, जो कि हैं 1 to 6 और ये हैं 25 से 30 शब्दों में। पहला प्रश्न है हमारा, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा।
तो यहाँ जो इसका आंसर है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही और उसने बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को भी देखा। वह इसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुई। लाओत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को भी वो काफ़ी समय तक निहारती रही। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? तो यहाँ इसका आंसर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियाँ दी थी। एल्युमिनियम की सीढ़ियों में अस्थायी पुलों को किस तरह बनाया जाता है, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना भी सिखाया और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी विस्तृत उनको जानकारी दी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी हो तो रोमांचक यात्रा खतरनाक मोड़ ले लेती है। यदि विस्तृत जानकारी ना हो तो इसलिए हमें पूर्व जानकारी लेना आवश्यक होता है। तो ये जो भी जानकारियाँ थी वो डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको दी। प्रश्न नंबर जो हमारा तीसरा है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? इसका जो आंसर है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक़ था। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले ही से थी। यद्यपि एवरेस्ट का उनका पहला अभियान था, तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको प्रोत्साहित करना, उनको हिम्मत बनाना भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? तो इसका आंसर है, लेखिका को लोब्सांग, तसारिंग, एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से जो मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे जबकि वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गई थीं। अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंगदौर जी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना उनकी आदत थी। यह लेखिका के बारे में उन्होंने बताया है। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता किस प्रकार साफ किया? तो जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से बर्फ का जो पिंड गिरा था जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका के पास से बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ की खुदाई की। तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। तो यहाँ पर लेखिका की मौत भी हो सकती थी, वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन इतनी सतर्कता से कार्य किया गया कि वहाँ पर पूरी तरह से हिमखंडों को हटाया गया और वहाँ से लेखिका को निकाला गया। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी किस प्रकार शुरू की? तो इसका जो आंसर है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए भी एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। तो आपने यहाँ देखा कि इतनी परेशानियों से घिरने के बावजूद भी जो हिमखंडों ने
उसके ऊपर जो गिरे थे लेखिका के ऊपर, उसके बावजूद भी वह दूसरे दिन अपना खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करती है और दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर जाती है। तो ये उसका एक साहसपूर्ण लेखिका का कार्य था। प्रश्न नंबर जो हमारे हैं अब खा वाले, जो कि 50 से 60 शब्दों में है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। इसका आंसर है उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का जो नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खम्ब हिमपात की स्थितियों से पर्वतारोहियों को अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा भी ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी बदलाव व्यर्थ भी हो सकते हैं। तो हमें मतलब सतर्कता बरतनी चाहिए और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी थी। प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा खाका, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो इसका जो आंसर है, बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात बनाता है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ग्लेशियर के ढहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। इससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वो तुरंत गिर जाती हैं और ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, खाका लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ जो आंसर है इसका, लेखिका गहरी नींद में सोई थी। रात में 12:30 बजे के लगभग सिर के पीछे पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद खुली। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। सांसें लेने में कठिनाई लेखिका को होने लगी। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया था। इतनी प्रचंड उसकी आवाज़ थी। कैंप नष्ट हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह एक बहुत ही शुक्र था कि वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, खाका लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया था, क्या कारण था। तो इसका जो आंसर है, जय लेखिका का पर्वतारोही साथी था। उसकी भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। इसलिए बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लेने पहुंची। तब बर्फीली हवाएं चल रही थीं और नीचे जाना खतरनाक था। लेखिका को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी और लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को की से भी मिलना था। तो की एक ये व्यक्ति है यहाँ पर, उसका नाम है। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने की को देखा। वहाँ पर
वह लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक उसे लगा कि एक दिन पहले ही जो हिमखंड उसके बगल में आके गिरा था और किस तरह उसने बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना किया, वहाँ उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों की मदद करने के लिए बर्फीली हवा में निकल पड़ी है और उसने चाय जूस वगैरह थर्मस में लिया है दूसरों की मदद के लिए। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उनका वर्णन आपको करना है। तो प्रश्न नंबर जो 5 का आंसर है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए थे। नंबर 1 है बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का यहाँ परिचय यही दिया है। और सेकंड जो है कैंप 1 है, ये हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात ने से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। तीसरा जो है कैंप 2 है। 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुँचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई थी उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। और जो चौथा है वो कैंप 3 है। ये लाहौसे पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी साथी सोए हुए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे। रात 12:30 बजे एक हिमखंड उन पर आ गिरा था, जिसका उन्होंने बहुत ही बड़ी सावधानी से उसका सामना किया। कैंप जो 5 है, कैंप 4, यह समुद्र के 7900 मीटर ऊपर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। यह 29 अप्रैल 1984 को अंगदोर्जी, लोपसांग और गमन बिस्सा ने लगाया था। इसके बाद जो 6 नंबर है साउथ कॉल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई थी। और 7 नंबर है हमारा शिखर कैंप। यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित है। इस कैंप में लेखिका और अंगदोर्जी केवल 2 घंटे में ही वहाँ पर अपने स्थान पर पहुँच गए थे। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बर्फ काटने के लिए एक फावड़े का प्रयोग करना पड़ा था वहाँ पहुँचकर। और दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके झुरझुरी बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर्वत की संक चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहाँ मतलब कोई भी घटना और भी घटित हो सकती थी। वहाँ अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया, जिससे कि वहाँ वे खड़े हो सकें। प्रश्न नंबर जो हमारा 7 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है। इसका आंसर है लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी वह थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकलती है और नीचे उतरने लगती है। जय ने उसके इस प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, मुझे भी पर्वत पर चढ़ना है, इसलिए इस दल में मैं आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। यह भावना उसकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब इसके आगे है हमारे आशय स्पष्ट 1 2 3। पहला है हमारा एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है, ये शब्द कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे, जिनका आशय था कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है
जिसमें खतरे तो रहते ही हैं, कभी भी कोई भी खतरा बहुत बड़ा आपके सामने आ सकता है। कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें कदम कदम पर जान जाने का खतरा होता है। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में ही हमें लेना है। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान अभियानों में यह भी संभव हो सकता है। दूसरा है हमारा आशय सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसका जो आंसर है दूसरा, हिमपात का जो अव्यवस्थित ढंग से गिरना स्वयं में डरावना था। धरातल में दरार पड़ने का विचार और हिमपात तथा ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों के गिरने की बात सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था। बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये दरारें बहुत गहरी और चौड़ी बर्फ़ से ढकी हुई गुफाओं में बदल जाती थी, जिनमें धंसकर मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके सारे अभियान में यह हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कुलियों का प्रतिदिन प्रभावित करता रहेगा। उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और जो हमारा आशय स्पष्ट तीसरा है क्वेश्चन, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इसका जो आंसर है, लेख का एवरेस्ट शंकुनुमा चोटी पर, जहाँ की मतलब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, उस जगह जब वह पहुँचती है लेखिका, तो ये प्रथम महिला थी जो कि एवरेस्ट पर पहले पहुंची थी। भारतीय पहली महिला वह अपने साहस और हिम्मत से अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गई थी। वहां 2 व्यक्तियों का इकट्ठे खड़े होना असंभव था। बर्फ़ के फावड़े से खुदाई करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और घुटनों के बल बैठकर सागर माता की ताज को चूम लिया। पूजा अर्चना करते हुए लेखिका ने लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा लपेटी, बर्फ़ में उसे दबाया। वह माता पिता का स्मरण करने लगी। यह लेखिका के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि मौखिक से लेकर प्रश्न मौखिक 1 to 9 और 25 से 30 शब्दों वाले 1 to 6, फिर खा वाले 50 से 60 शब्दों वाले 1 to 7 और गा वाले 1 to 3 आशय स्पष्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।